नयनतारा की ननंद मिताली की हाल ही में पराग नाम के एक लड़के से शादी हुई होती है। शादी के बाद जब मिताली अपने पग फेरे की रस्म के लिए मायके आती है, तभी अरे वाह मिताली, तेरा चेहरा तो कितना चमक रहा है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सब शादी की खुशी का ही निकार है। अरे क्या भाभी आप भी। एहे, मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे, ऐसी ही खुश रहे बेटा। तो बिटिया, कैसा है तुम्हारा ससुराल? सब ठीक तो है ना वहां पर? हाँ पापा, सब बढ़िया है। पराग और माँ जी बहुत अच्छे हैं। और आपकी पसंद कभी गलत हो सकती है क्या भला? सो तो है। और आज तुम आने वाली थी ना, तो मैंने तुम्हारी पसंद का सारा खाना बना लिया। जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ और बैठ जाओ। हाँ बेटा, फिर उसके बाद हम सब मिलकर तेरी शादी का वीडियो देखेंगे। ठीक है माँ, लेकिन ये तो बताइए कि भैया कहाँ पर है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आज तो उनको छुट्टी रहती है ना? अरे नहीं बाबा, ऑफिस में आधे लोगों ने छुट्टी ले रखी है। कोई बीमार है तो किसी की शादी है, इसीलिए अब इन्हें ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अच्छा, और तुम्हारे भैया खुद तुमसे मिलने आ जाएंगे क्योंकि उनका ऑफिस तुम्हारे ससुराल के पास में ही है। हाँ भाभी, फिर ठीक है। मिताली दिन भर अपने मायके में बहुत अच्छा समय बिताती है। फिर शाम होने पर पराग उसे लेने आता है। ये ले बहू, अपने ननंद नंदोई का तिलक करके उन्हें पग फेरे का शगुन दे दे। जी माँ जी, ये लीजिए नंदोई जी, ये आपके लिए। शुक्रिया भाभी, हमेशा खुश रहो और तुम सदा सुहागन रहो। चलिए माँ जी, आते हैं हम दोनों। हाँ दामाद जी, ध्यान रखिए। पराग मिताली को बड़ी खुशी से लेकर जाता है, लेकिन घर आने के बाद वो अपनी माँ लाजवती के सामने बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लानत है तुम्हारे मायके वालों पर मिताली। अरे पग फेरे की रस्म में सबसे ज्यादा मान और सम्मान दामाद का होता है, लेकिन उन लोगों ने सबसे ज्यादा तोहफे सिर्फ तुम्हें दिए और मुझे बस ये एक जोड़ी शर्ट और पैंट पकड़ा दिया। क्या कहा? सिर्फ शर्ट और पैंट पकड़ा दिया? बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे कुछ लाज शर्म है कि नहीं तेरे यहाँ के लोगों में? अगर हम भी तुझे खाने को सिर्फ सूखी रोटी और प्याज दे दे तो चलेगा क्या? नहीं ना। और उन्होंने तो सरे आम बेइज्जती की है अपने दामाद की। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मायके में सभी पराग से बहुत प्यार करते हैं, उसके साथ इज्जत से पेश आते हैं। और प्यार और इज्जत तोहफों से थोड़ी ना जताई जाती है। अरे चुप कर, तुम लोगों ने तो दहेज भी कम दिया और शादी का ज्यादातर खर्चा तो हम लोगों ने ही किया था। और अब अपने दामाद के हिस्से का शगुन भी नहीं दे सकते वो लोग। अरे कितने नालायक और कंजूस हो तुम लोग। देखिए माँ जी, आप मेरे घर वालों के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए आप जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। तुम अपनी जबान संभालो मिताली। तुम्हारे माता पिता के पास अच्छा खासा पैसा है, फिर भी वो लोग कितनी कंजूसी करते हैं। उन्होंने तो तुम्हें कितने सारे तोहफे दिए, लेकिन मुझे तो बस एक ही तोहफा दिया। अगर वहां पर कोई तीसरा आदमी होता तो उसके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाती। देखो पराग, मेरे घर वालों ने तुम्हारे यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, दहेज भी बहुत दिया है, तो फिर आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे सब सस्ता माल दिया है तेरे घर वालों ने। 200-200 रुपए की साड़ियां दी है हमें, ऐसे भला कौन करता है? तो क्या सिल्क की साड़ियां बांट दे क्या सबको? हद है माँ जी, आप लोगों ने जो खर्चा किया है वो सिर्फ मेरी ही शादी का नहीं बल्कि अपने बेटे की भी शादी का किया है, इसलिए मुझे आप इतना सुनाकर मत दिखाइए। इतना कहकर मिताली गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। देखा बेटा, कैसे जबान चल रही थी तेरी लुगाई की। इसकी अकल का तो मैं ठिकाने पर ला कर ही रहूंगी और इसके मायके वालों को भी अच्छा सबक सिखाऊंगी। हाँ माँ, उन्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से वसूली करेंगे। पराग और लाजवती के बर्ताव के कारण मिताली उनसे खफा ही रहती है और इसीलिए उसका मूड दिन भर खराब ही रहता है। तभी उसे नयनतारा वीडियो कॉल करती है। अरे ये क्या मिताली,
तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है? कुछ हुआ है क्या? अगर कोई बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तो फिर तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? अरे भाभी, मैं बस थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अभी नींद से उठी हूँ, इसीलिए मेरा चेहरा ऐसे लग रहा है। बाकी कोई बात नहीं है। पक्का ना? हाँ भाभी, पक्का। और अगर कुछ होगा ना तो मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगी, क्योंकि हम दोनों ननंद भाभी नहीं बल्कि पक्की सहेलियां हैं। वो तो है, और मैं हमेशा हूँ तुम्हारे लिए। और अगर कोई बात हो ना तो खुलकर कहना, दिल में कोई बात दबाकर मत रखना, ठीक है ना? हाँ भाभी, समझ गई मैं। फिर एक दिन मिताली के भाई भुवन का प्रमोशन हो जाता है। तब उस खुशी में नयनतारा और इंदु दोनों मिलकर मिताली के ससुराल मिठाई देने आती है। बधाई हो इंदु बहन, भुवन का प्रमोशन हो गया। अब तो घर में और ज्यादा पैसा आएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आजकल खर्चे भी कितने बढ़े जा रहे हैं, बस उसके लिए अच्छा हो गया। अब वो भी आगे जाकर 2 से 3 होंगे। अच्छा ही है जो वो थोड़े पैसे अभी से जमा कर पाएगा, और साथ ही उसके करियर में भी उन्नति होगी। लेकिन ये मिठाई तो बड़ी फीकी फीकी सी लग रही है, देसी घी की नहीं बनी क्या? अरे नहीं नंदोई जी, मिठाई का स्वाद तो अच्छा ही है। क्या पता, मुझे तो इतना कुछ खास नहीं लग रहा। माफ कीजिए नंदोई जी, लेकिन हम अगली बार आप ही की पसंद की मिठाई लाएंगे। अरे रहने दीजिए भाभी जी। और आप किन किन बातों के लिए माफी मांगोगी? क्योंकि निराश तो मैं कई सारे बातों से हुआ हूँ। क्या? लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं नंदोई जी? हमारी तरफ से कोई कमी रह गई क्या? हाँ दामाद जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे तो फिर क्या बोलूं मैं? बाकी ससुराल वाले अपने दामाद को क्या क्या नहीं देते, और यहाँ पर मेरे ससुराल वाले हैं जिन्होंने मुझे बस थोड़े बहुत ही तोहफे दिए हैं। मैंने आप लोगों की इज्जत की खातिर 4 लोगों के सामने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा हूँ। हे भगवान, हमें सच में माफ कीजिए दामाद जी। अब बताइए आपको क्या चाहिए? आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी, और इस बात की मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। लेकिन माँ। अरे बहू, तू बीच में मुंह क्यों डाल रही है? सास और दामाद को बात करने देना। देखिए माँ जी, अभी 2 हफ्तों बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है, और उसी खुशी में मुझे अपने ससुराल वालों की तरफ से एक बड़ी सी कार चाहिए, बस और कुछ नहीं। क्या? अरे ये तुम क्या बोल रहे हो पराग? ये लोग 2 हफ्तों में कार कैसे लाएंगे? अरे क्यों नहीं लाएंगे, जरूर देंगे बेटा। आपने हमसे खुद से फरमाइश की है, और आपकी हर फरमाइश जरूर पूरी होगी। अरे वाह, सच में? जी दामाद जी, सच में। शुक्रिया माँ जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। इंदु की बातें सुनकर लाजवती और पराग बहुत खुश हो जाते हैं। ये क्या बात है पराग, अगर तुम्हें मांगना ही था तो कोई और तोहफा मांग लेते ना। तुमने उनसे कार क्यों मांगी? कार कोई सस्ती चीज है क्या? कोई भी कार 5 से 6 लाख के नीचे नहीं आती। पता नहीं मेरे मायके वाले इतना बड़ा खर्चा कैसे उठा पाएंगे। थोड़ा तो सोच समझ कर बोला करो। अरे अक्ल की अंधी, जब इंदु बहन को कोई ऐतराज नहीं है तो फिर तुझे क्या ऐतराज है? और नहीं तो क्या, वो मेरे ससुराल वाले हैं, और उनसे मैं जो भी चाहे वो सब ले सकता हूँ। तुम बस अपना मुंह बंद रखो। और जब घर में कार आएगी तो क्या सिर्फ मेरा बेटा ही चलाएगा क्या उसे? वो तेरी भी तो कार होगी ना, उस पर तेरा भी उतना ही हक होगा जितना कि पराग का होगा। और अगर तेरे घर वालों के पास पैसे नहीं होते तो इंदु बहन सीधा सीधा मना कर देती, लेकिन उन्होंने हाँ कर दी। तो तू अब बीच में टांग क्यों अड़ा रही है? आप दोनों की चालों को मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। दहेज में इतना कुछ नहीं मिला, इसीलिए वैसे नहीं तो ऐसे आप वसूल कर रहे हो। सच में मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था कि आप दोनों शादी के बाद इतने बदल जाओगे। सही कहते हैं लोग, शक्ल से किसी को भी परखा नहीं जा सकता। अब मिताली बहुत दुखी और चिंतित हो जाती है। वही उसके मायके में। अरे माँ जी,
आपने नंदई जी को हाँ क्यों कहा? और कार कोई 20-30 हजार की चीज थोड़ी ना है, वो तो लाखों रुपए की आती है और उतने पैसे हमारे पास नहीं है। तू चिंता मत कर बहू, सब हो जाएगा। लेकिन कैसे हो जाएगा माँ जी? हमारा घर तो भुवन की तनख्वाह पर और पापा जी के पेंशन से ही चलता है और उसमें भी हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पाते। अब कुछ महीनों पहले ही पापा जी के हाथ की सर्जरी में कितने पैसे लग गए। अब वापस हम इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे बहू, तुझे क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ क्या? मेरे पास पैसे है, इसीलिए मैंने हाँ कहा। क्या? इसका मतलब आपके पास इतने सारे पैसे पड़े हुए हैं? हाँ बहू, मैंने जमा करके रखे हैं और अब मैं उन्हीं का इस्तेमाल करूंगी। और अब कर भी क्या सकते हैं, हमारी बेटी ब्याही है उस घर में, इसीलिए दामाद जी की हर ख्वाहिश पूरी करना हमारा कर्तव्य है। और अगर हम उनको खुश रखेंगे तभी वो हमारी बेटी को खुश रखेंगे। पर माँ जी, ये सोच तो सरासर गलत है। हमें इतनी बड़ी फरमाइश फौरन पूरी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। देख बहू, तू अब अपना दिमाग मत लगा। तुझसे ज्यादा दुनियादारी मैंने देखी है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इंदु नयनतारा की कोई बात नहीं मानती और जब जन्मदिन पास आने वाला होता है तभी इंदु अपने संभाल कर रखे हुए गहने निकालती है। बस किसी को पता ना चले कि मैं अपने गहने बेच रही हूँ। सबको तो यही लग रहा है कि मेरे पास वाकई में पैसे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दामाद जी को उनके हक की चीज देनी भी जरूरी है, इसीलिए मुझे ये गहने बेचने ही पड़ेंगे। अपने दिल पे पत्थर रखकर इंदु सोनार के पास जाकर गहने बेच देती है और उन्हीं पैसों से वो पराग के जन्मदिन पर उसे एक बड़ी सी कार देती है। और कार के आते ही पराग और लाजवती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब जाकर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ी है, वरना कम दहेज के कारण मेरा तो खून जला ही जा रहा था। हाँ माँ, अब तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जितना मैं पहले गुस्सा था, अब उतना ही शांत हो चुका हूँ। वही दूसरी तरफ, अरे जल्दी करो इंदु, हमें मेरे दोस्त हीरालाल की बेटी के शादी में जाना है। लेकिन तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? हाँ माँ जी, मुझे लगा कि आप तैयार हो चुकी होगी। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसीलिए आप लोग होकर आइए। ये तुम क्या कह रही हो? अब क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? सुबह से तो एकदम ठीक थी। अरे वो बस हल्का सा पेट दर्द हो रहा है, शायद ज्यादा खाना खा लिया ना, इसीलिए हो रहा होगा। ज्यादा खाने से पेट दर्द? माँ जी, इससे पहले तो कभी आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रुकिए, आपको मैं अभी काढ़ा बना कर देती हूँ, उसे पीकर आपको राहत मिलेगी। शायद आपके पेट में गैस हो गई होगी। अरे नहीं बहू, तू रहने दे और अपने पापा जी के साथ शादी में जा, मैं काढ़ा बनाकर पी लूंगी। हाँ बहू, रहने दो। अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा तो उसे आराम करने दो। ठीक है माँ जी, हम चलते हैं, लेकिन अगर कुछ लगे तो हमें कॉल करके बता देना। भुवन भी अभी काम से आता ही होगा। हाँ बहू, तू मेरी चिंता मत कर। फिर नयनतारा और शैलेश वहां से चले जाते हैं। अब इन दोनों को मैं क्या बताऊं कि मेरे पास अब पहनने के लिए कोई गहने ही नहीं बचे हैं। सब कुछ बेच दिया मैंने, इसीलिए मैंने शादी में ना जाने के लिए तबीयत खराब होने का नाटक किया। फिर एक रोज मिताली को उसकी सहेली का कॉल आता है। यार मिताली, तुझे मेरे साथ सुनार के पास चलना होगा। मुझे मेरी बहन की शादी के लिए झुमके खरीदने हैं और तेरी पसंद हमेशा बहुत अच्छी होती है, इसीलिए तू ही चल मेरे साथ। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा ठीक है मेरी माँ, चलती हूँ मैं, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। शाम को 5 बजे चलते हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है बाबा, मिलते हैं फिर। फिर मिताली और उसकी सहेली शाम को सुनार के पास जाते हैं। अरे मिताली बेटा, तुम यहाँ पर? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ काका जी, आप बताइए कैसे हो आप? और काकी जी कैसी है? ठीक तो है ना? ठाकुर जी की कृपा से सब बढ़िया है बेटा। वैसे अभी कुछ ही दिनों पहले इंदु भाभी भी आकर गई।
बहुत सारे गहने लाई थी बेचने के लिए। क्या माँ आपके पास गहने बेचने आई थी? हाँ बेटा। इसका मतलब पराग को कार देने के लिए माँ ने अपने सारे गहने बेच दिए। ये खबर सुनकर मिताली बहुत हैरान रह जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बलवंत चौधरी एक बहुत अमीर साहूकार होता है और उदय नाम के एक गरीब आदमी ने बलवंत से पैसे लिए होते हैं और उसके पैसे वक्त पर ना चुकाने के कारण अब बलवंत अपने आदमियों के साथ उसके घर पहुंच जाता है। अरे ओ उदय, जल्दी से मेरे पैसे निकाल, वो भी दुगने ब्याज के साथ। साहब, बस एक बार मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। मेरी पत्नी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद आपको देने के सारे पैसे मैंने इसके इलाज में इस्तेमाल कर दिए। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। माफ कीजिएगा साहब, लेकिन बिट्टी के बाबूजी सच कह रहे हैं। उन्होंने आपको देने के लिए सारे पैसे इकट्ठा किए थे, लेकिन अचानक से मेरा एक्सीडेंट हो गया और सारे पैसे उसमें ही चले गए। हाँ तो मैं क्या करूं? मुझे उस सब से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम दोनों को पहले भी 1 महीने की मोहलत दे दी थी, लेकिन फिर एक बार मैं वापस वही गलती नहीं दोहराऊंगा। पर साहब, मेरे पास आपको देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। मैं आपके पूरे पैसे चुका दूंगा, लेकिन साहब, उसके लिए मुझे एक आखिरी मोहलत दीजिए। तभी बलवंत की नजर पास में खेल रही उदय की बेटी बिट्टी पर जाती है। देख उदय, मैं तुझे मोहलत देने से रहा और तेरे पास अभी पैसे भी नहीं है, तो तू एक काम कर, मुझे अपनी ये बेटी दे दे। मैं इसे अपने साथ लेकर जाता हूँ और तेरे सारे पैसे भी माफ कर देता हूँ। फिर तो ठीक है ना? अरे नहीं साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी फूलसी बच्ची को आपको कैसे दे सकता हूँ? अरे क्यों नहीं दे सकता? मैं इसका ब्याह मेरे बेटे रणवीर के साथ करूंगा। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बेटी को मैं अपने बेटे की बीवी बना रहा हूँ, वरना तुझ जैसे गरीब के घर आज तक किसी साहूकार का रिश्ता आया है क्या? नहीं साहब, लेकिन ये गलत है। आप मुझे कृपा करके एक आखिरी मोहलत दे दीजिए, लेकिन मेरी बच्ची, मेरी बिट्टी को मुझसे दूर मत कीजिए। हाँ साहब, हमारी बच्ची तो केवल 11 साल की है, लेकिन आपका लड़का तो बहुत बड़ा है। मेरी छोटी सी गुड़िया का बाल विवाह मत कीजिए साहब। अरे चुप रहो तुम दोनों। इस गांव की हर लड़की को बाल विवाह की परंपरा का पालन करना अनिवार्य है, इसीलिए तेरी बेटी को भी ये शादी करनी ही पड़ेगी। बाकी मैं कुछ नहीं जानता। मैं तेरी बेटी को लेकर ही जाऊंगा, तैयार रखना इसे। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए साहब। बलवंत और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। ये क्या हो गया भाग्यवान, अब हम क्या करेंगे? हमारी बिट्टी। बेचारे उदय और शारदा अब हालातों के सामने मजबूर और लाचार हो जाते हैं। फिर बलवंत घर जाकर अपने बेटे रणवीर, बूढ़ी माँ और बीवी कविता को बिट्टी और रणवीर के विवाह के बारे में बताता है। क्या? नहीं बाबूजी, आप ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? और आप उदय काका के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनकी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। और मैं भी मुझसे 16 से 17 साल छोटी लड़की के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ बाबूजी? आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, और उस लड़की के साथ भी। अरे चुप कर तू, मैंने तुझसे कुछ पूछा नहीं है, बल्कि मैं मेरा फैसला तुम्हें बता रहा हूँ। और चुपचाप जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर। मुझे सही और गलत का फर्क मत समझा। लल्ला, ये इस गांव की प्रथा है। यहाँ पर हर लड़की जात बाल विवाह का हिस्सा बनती है। तेरी अम्मा और मैं
हम दोनों ने भी बाल विवाह ही किया था। जमाना कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन आप लोग नहीं बदले। आप लोगों को भी अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। अम्मा बाबूजी, ये सब सही नहीं है। मैं बिट्टी के साथ शादी नहीं करूंगा। हाँ रणवीर के बाबूजी, हमारा बेटा एकदम सही कह रहा है, ऐसा मत कीजिए। कविता बहू, तू बीच में अपनी टांग मत अड़ा। और रणवीर, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। रणवीर भी बेबस हो जाता है। फिर वो सारी बातें जाकर अपने दोस्त मुन्ना को बताता है। यार मुन्ना, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। बाबूजी के कारण उस बेचारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ रणवीर, वो तो काफी प्यारी बच्ची है, मैंने देखा है उसे। यही पास की सरकारी स्कूल में जाती है रोज। पता नहीं उसका अब आगे क्या होगा। यार मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं पैसों का इंतजाम भी नहीं कर पा रहा, और अभी तो मैं बाबूजी से झूठ बोलकर पैसे भी नहीं मांग सकता। हाँ रणवीर, वरना वो साफ साफ समझ जाएंगे कि तू वो पैसे क्यों मांग रहा है। हाँ यार, अगर मेरे पास पैसे होते ना, तो मैं उस मासूम सी बच्ची को बचा लेता। इस वक्त मुझे बाबूजी पर बहुत गुस्सा आ रहा है, और अपनी किस्मत पर भी। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। जब शारदा बिट्टी को शादी के लिए सजाने लगती है, तभी माई, मैं गुड्डी की तरह क्यों सज रही हूँ? वो इसीलिए क्योंकि तेरी अभी शादी हो रही है बिट्टी। मेरी शादी? साड़ी पहन कर आ। लेकिन मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, और मुझे साड़ी पसंद भी नहीं है। नहीं पसंद मतलब क्या? ये तेरा कोई मायका नहीं है, यहाँ सब कुछ तेरी पसंद के हिसाब से ही होगा। ये तेरा ससुराल है, और यहाँ तुझे मेरे हर हुक्म का पालन करना होगा, क्योंकि मैं तेरी दादी सासू। पर अम्मा, अगर इसे साड़ी नहीं पहननी तो जाने दीजिए ना, वो अभी छोटी सी बच्ची है। हाँ अम्मा, छोड़ दीजिए ना इस बात को। और इसे साड़ी पहनना अच्छा भी नहीं लगता, और इतनी छोटी सी उम्र में ये साड़ी कैसे संभाल पाएगी? वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैंने जब कह दिया सब कह दिया। ए लड़की, जाकर अभी के अभी साड़ी पहन कर आ, समझी कि नहीं? बेटी को अम्मा के हुक्म का पालन करना ही पड़ता है, और फिर कविता उसे साड़ी पहनाती है। काकी, मुझे ये साड़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे नहीं पहननी है साड़ी। बिट्टी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि अम्मा की मर्जी के खिलाफ जाना बहुत गलत साबित हो सकता है। मैं भी मजबूर हूँ बेटी। अब साड़ी पहनाने के बाद अम्मा बिट्टी को कविता के साथ काम करने के लिए कहती है। अरे वाह बिट्टी बहू, तू तो एकदम सुंदर लग रही है। अब चल, चूल्हा फूकने में अपनी सास की मदद कर, और जल्दी से रोटियां सेक ले। लेकिन अम्मा,
मुझे चूल्हा फूकने नहीं आता, तो फिर मैं कैसे करूंगी? और अम्मा, इस नन्ही सी जान कैसे चूल्हा फूक पाएगी? इसे तो ये सारे काम भी नहीं आते। अरे ओ कविता बहू, ये कोई नन्ही सी बच्ची नहीं है, इस घर की बहू है और इसे ये काम करना ही पड़ेगा। ये कोई आसमान से उतरी हुई परी नहीं है, इसे भी वही करना होगा जो हर लड़की करती आई है। पर इसे तो कुछ भी नहीं आता अम्मा। अरे क्या कुछ नहीं आता? इसके माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया नहीं क्या? नहीं अम्मा, इसके माँ बाप तो इसे पढ़ाई करने भेजते थे और उन्होंने तो कभी ये सपने में भी सोचा नहीं होगा कि उनकी बेटी के साथ ये सब होगा। कविता बहू, इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। ए लड़की, आज घर में मेहमान आ रहे हैं, तो तू अपनी सास के साथ मिलकर घर का सारा काम करेगी। और कविता बहू, अब से ये तेरी जिम्मेदारी है, इसे घर के सारे काम सिखा दे। ठीक है अम्मा, आप निश्चिंत रहिए, मैं बिट्टी को धीरे धीरे काम सिखा दूंगी और आज का खाना भी बन जाएगा। फिर ठीक है। इतना कहकर अम्मा वहां से चली जाती है, जिसके बाद बिट्टी, बताओ आज पहले मैं तुम्हें क्या सिखाऊं? नहीं काकी, मुझे कोई काम नहीं सीखना है, ये सब काम मुझे नहीं पसंद। मुझे बाहर जाना है खेलने, जाने दो ना काकी। लेकिन बिट्टी, नहीं, मुझे खेलने ही जाना है, मुझे ये काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ठीक है बिट्टी, तुम एक काम करो, हमारे घर से थोड़ी दूर जाकर खेलो, ताकि अम्मा की नजर तुम पर ना पड़े। ठीक है ना? ठीक है काकी, जैसा आप कहो। इतना कहकर बिट्टी वहां से चली जाती है, लेकिन घर से दूर खेलने के बावजूद भी अम्मा उसे देख लेती है और उसे पकड़कर घर ले आती है। क्यों रे लड़की, इसे पूछकर बाहर चली गई तू? हाँ? माफ कीजिए अम्मा। अम्मा, इसे मैंने ही भेजा था बाहर, क्योंकि इसे खेलने का बहुत मन कर रहा था और मैं भी इसे ना नहीं कर पाई। कविता, खुद को बहुत सयानी समझने लगी हो तुम, लेकिन आइंदा से अगर ऐसी हरकतें की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पर बाबूजी, ये एक छोटी सी बच्ची है अभी, इसे ये घर गृहस्थी के कामकाज नहीं समझ आते, तो फिर आप सब इससे इतनी उम्मीदें क्यों लगाए बैठे हो? क्योंकि इसकी अभी शादी हो गई है और इसे अपने बचपने को भूलना होगा और अपना सारा ध्यान घर गृहस्थी में देना होगा। शादी हुई है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये एक दिन में बड़ी हो जाएगी। लल्ला, तू अपनी जोरू का गुलाम मत बन, ये हमारी बहू है और इसे अपना बहू धर्म निभाना ही पड़ेगा। अम्मा और बलवंत के आगे रणवीर और कविता की कुछ नहीं चलती और उन दोनों के कारण बेचारी बिट्टी को ढेरों काम करने पड़ते हैं। फिर एक दिन बिट्टी मिठाई खा रही होती है, तभी, ए लड़की, ये तू क्या कर रही है? ये बर्फी हमने बलवंत के लिए लाई है, छोड़ उसे। फिर अम्मा बिट्टी से वो बर्फी छीन लेती है। अरे ये आप क्या कर रही हो अम्मा? बिट्टी अभी छोटी सी बच्ची है और आपको तो अच्छे से पता है कि बच्चों को मीठा खाना कितना पसंद होता है। अरे लेकिन इसे कुछ लाज शर्म है कि नहीं? और हमारे घर की औरतें तो आदमियों के खाना खाने के बाद ही खाती है, लेकिन इसने तो अपने ससुर का ही खाना खा लिया। मूर्ख कहीं की। अम्मा, मुझे ये बर्फी बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैं खा रही थी। लेकिन अगर आपको मेरा इसे खाना बुरा लगा तो आज के बाद मैं इसे कभी नहीं खाऊंगी। इतना कहकर बिट्टी रोते हुए वहां से चली जाती है, लेकिन बाद में रणवीर चुपके से बिट्टी के लिए वही बर्फी और साथ ही बहुत सारी दूसरी मिठाइयाँ भी लाता है। अरे वाह, आपने ये सब मेरे लिए लाया है? हाँ बिट्टी, आज तुम्हें वो बर्फी खाने नहीं मिली ना, तो अब इसे जी भर कर खाओ और जितनी चाहिए उतनी खाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इतनी सारी मिठाइयाँ तो मेरे बापू ने भी मुझे कभी नहीं दी।
कोई बात नहीं बिट्टी, अब मिली है ना तुम्हें, तो इसे मन भर कर खाओ। फिर बिट्टी बड़े ही प्यार से वो मिठाइयाँ खाने लगती है और ये सब कविता कमरे के बाहर से देख लेती है। और अगले दिन वह रणवीर से कहती है, रणवीर बेटा, कल मैंने तुम्हें बिट्टी को मिठाई देते हुए देखा और उसकी चेहरे की खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बेटा, अम्मा और तेरे बाबूजी के होते हुए बिट्टी कभी खुश नहीं रह पाएगी। इसीलिए हमें छुप छुप कर ही सही, लेकिन बिट्टी को थोड़ी सी तो खुशियां देनी ही पड़ेगी। हाँ माँ, ये बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मुझे तो बस एक ही बात का गिला है कि उसे इतनी छोटी सी उम्र में अपने माई और बापू से अलग होना पड़ा और साथ ही अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी, और ये दो चीजें हम उसे कभी नहीं दे पाएंगे। हाँ रणवीर, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं बेटा, हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। हाँ माँ, बाबूजी और अम्मा बहुत बुरे हैं, वो हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। फिर एक दिन, अरे कविता बहू, बिट्टी कहाँ पर है? बुला उसे और कहे कि अपने ससुर के पैरों की मालिश कर। जल्दी बुला उसे। अरे अब हमारी शक्ल क्या देख रही हो? जल्दी से बुला कर लाओ उसे, हमारे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। जी, अभी बुला कर लाती हूँ। फिर कविता बिट्टी को बुलाने उसके कमरे में जाती है, लेकिन तभी वहां पर बिट्टी होती ही नहीं। वो बिट्टी को घर में हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। क्या बिट्टी घर पर नहीं है? तो फिर वो कहाँ पर गई होगी माँ? पता नहीं रणवीर बेटा, सुबह से तो वो घर पर ही थी, फिर अचानक से कहाँ पर गई होगी? अरे कहाँ गई का क्या मतलब है? वो ऐसे कैसे गायब हो सकती है? रणवीर बेटा, जल्दी से उस बिट्टी को ढूंढ कर ला। फिर बलवंत के आदमी और रणवीर बिट्टी को ढूंढने जाते हैं, लेकिन गांव में बहुत ढूंढने के बाद भी वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। आखिर बिट्टी कहाँ गई होगी? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सौम्या अपने पति रणवीर और सास माधवी के साथ रहती है। उनके घर पर सुबह से शाम तक काम करने के लिए नौकरानी गिरिजा आया करती है। रणवीर और सौम्या की शादी को अब 1 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन कुछ कमियों के कारण सौम्या माँ नहीं बन पा रही थी। आ गए तुम दोनों? क्या हुआ सौम्या बहू? रणवीर बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? कब सुनने मिलेगी हमें खुशखबरी? आखिर कब गूंजेगी इस घर में किलकारियां? डॉक्टर ने कहा है कि गोलियां खाना जारी रखो। दावा तो नहीं दिया उन्होंने, लेकिन चांसेस हो सकते हैं मेरे प्रेग्नेंट होने के। मैं काफी परेशान हो गई हूँ माँ जी। मेरे ही नसीब में माँ बनने का सुख क्यों नहीं लिखा है? आखिर क्यों माँ जी? देख सौम्या बहू, उदास होकर अपना मन छोटा मत कर। हाँ छोटी मैम साहब, उम्मीद रखो, आपको जरूर बच्चा होएगा, और ये मैं आपको दुआ दे रही है। गणपति बाप्पा आपकी सोनी को जल्दी भर देंगे। हाँ सौम्या, हिम्मत रखो और बस पॉजिटिव सोचो। हाँ रणवीर। सौम्या अब ऐसे ही अपनी दवाइयाँ और रूटीन चेकअप जारी रखती है, लेकिन कोई सुधार नहीं होता। वक्त के साथ वो अब काफी डिप्रेशन में चली जाती है। ना कहीं बाहर निकलती है और ना ही किसी चीज में उसका मन लगता है। सौम्या, चलो आज हम दोनों बाहर डिनर पर जाते हैं। तुम्हारे उस फेवरेट हाईवे वाले ढाबे पर जाएंगे। लेकिन रणवीर की बातें सुनकर सौम्या काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे धक्का मारती है। ओ तेरी! रणवीर, तुम्हें एक बार ही कही हुई बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने क्या किया है यार सौम्या? मैं तो बस तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? देखो रणवीर, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो।
मुझे अब किसी से भी बात करने का मूड नहीं है, प्लीज। ओके फाइन बाबा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। रणबीर और माधवी को सौम्या की ये हालत देखी नहीं जाती। कुछ समय बाद अचानक से नौकरानी गिरिजा गर्भवती हो जाती है और तभी रणबीर घर में एक दूसरी नौकरानी अलबेली को लेकर आता है। अरे बेटा, गिरिजा के होते हुए दूसरी नौकरानी की क्या जरूरत है? ये अलबेली को क्यों बुला लिया तूने? अरे माँ, अब गिरिजा गर्भवती हो चुकी है और इस हालात में हम उससे ज्यादा काम कैसे करवाएंगे? और हाँ, मैं उसे काम से भी नहीं निकालना चाहता, उसे भी पैसों की जरूरत होगी ना। अच्छा जी, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है उस गिरिजा की। देखो सौम्या, अब गिरिजा हमारे घर पर कितने लंबे समय से काम करते आ रही है और ऐसे समय में हमें ही उसका साथ देना चाहिए। मैंने तो इसे घर पर आराम करने के लिए भी कहा है, लेकिन ये काम करना चाहती है, भले ही थोड़ा सा ही क्यों ना हो, लेकिन इसे काम करना है। हाँ छठी मैम साहब, वो डॉक्टर ने भी मुझे बोल के रखेला है कि जितना बदन हिला सकती हो हिलाओ। एक जगह पर ही बैठकर अंडे देती रहूंगी, तब तो मेरा कल्याण ही हो जाएगा रे बाबा। अब घर में दो दो नौकरानियां काम करती हैं और गिरिजा थोड़ा सा ही काम करती है। ये लो गिरिजा, यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठो और इन फलों को खत्म करो और जल्दबाजी में मत खाओ, आराम आराम से खाओ। ठीक है छोटे साहब, समझ गई मैं, अभी खाती है मैं। देखा ना गिरिजा, तुम्हें मैंने पहले ही कहा था, आराम आराम से खाओ। ये लो, अब पानी पियो। अब तुम 2 जान की हो, ऐसे में हर कदम सावधानी से लेना होगा तुम्हें, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। हाँ छोटे साहब, धन्यवाद। ये सब सौम्या चुपके से देख लेती है और वो वहां आकर गुस्से से कहती है, ये सब क्या नौटंकी लगा रखी है? और रणबीर, तुम कब से अपना ऑफिस का काम दाम छोड़कर इस गिरिजा के सेवक बन गए? जाओ, जाकर अपना काम करो। और तुम गिरिजा, फटाफट से ये सारे फल ठूसो और अपने काम पर लगो। अरे इसे आराम से खाने दो ना, मैं तो बस इसे पानी ही दे रहा था। बस रणबीर, मुझे आगे कुछ भी नहीं सुनना है, जाओ अपने कमरे में। फिर रणबीर वहां से चला जाता है और सौम्या गिरिजा और रणबीर की नजदीकियां देखकर जलन के मारे आग बबूला हो जाती है। एक रोज जब सौम्या बाहर गई होती है, तभी वो घर आने पर देखती है कि रणबीर रसोई में पड़े बर्तन को साफ कर रहा है और गिरिजा सोफे पर बैठकर मस्त आराम फरमा रही है। और उसे देखकर सौम्या का दिमाग हिल सा जाता है। गिरिजा, ये तुम्हारे पिताजी का घर नहीं है जो तुम यहाँ पर आराम फरमाती बैठी हो। और रणबीर, ये सब क्या चल रहा है? गिरिजा के होते हुए तुम ये बर्तन क्यों साफ कर रहे हो? और इस गर्भवती नौकरानी की तुम्हें इतनी भी क्या चिंता है? क्या हुआ बेटा, आखिर इतनी भी क्या जल्दी थी तुझे? अरे अलबेली के आने तक उसका इंतजार कर लेते ना। गिरिजा नहीं कर सकती तो क्या हुआ, अलबेली तो बर्तन साफ कर सकती है ना। और छठी मैम साहब, ये मेरे बाप का घर तो नहीं है, लेकिन मैं इधर आपके भी पहले से काम करती आ रही है, इसीलिए मैं इस घर को अपना ही घर मानती है। छोटे साहब ने ही मुझे कहा कि आराम करे, क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा था। हाँ सौम्या, अब इसके पेट में दर्द हो रहा था, ऐसे में मैं इससे बर्तन कैसे धुलवाता? और माँ हमेशा कहती है कि बेसिन में ज्यादा देर तक गंदे बर्तन नहीं रखने चाहिए, इसीलिए मैंने बर्तन धो दिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे तुम्हारे लिए तो कोई भी बात बड़ी नहीं है। और गिरिजा, अगर तुम्हें आराम ही करना है तो अपने घर जाकर आराम करो,
लेकिन यहाँ पर नहीं। अरे अपने ही छोटे साहब से बर्तन धुलवाते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? नालायक कहीं की। आखिर खुद को तुम समझती क्या हो? इस दुनिया में अकेले तुम ही गर्भवती हो सकती हो क्या? हाँ? अरे छोटी मेम साहब, काय को बंकस करेली हो मेरे साथ? मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया रे बाबा? अरे जाने दो सौम्या बहू, अब जो हुआ सो हुआ। आइंदा से रणबीर कोई काम नहीं करेगा। और गिरिजा, तुम्हें भी आराम करना है तो घर जाया करो। और सौम्या बहू, अब शांत हो जा, ज्यादा गुस्सा मत करो। फिर सौम्या गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और वो सोते समय रणबीर से कहती है, देखो रणबीर, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। अगर आइंदा से तुम उस गिरिजा के इर्द गिर्द भी भटके या उसकी सेवा वगैरह करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। समझ गए तुम? वो गिरिजा खुद को ज्यादा ही सयानी समझती है। अगर मेरा बस चले तो मैं उसे काम से ही निकाल दूं। काम डाउन सौम्या, पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुमने जो कुछ भी मुझे कहा है मैं वो सारी बातें ध्यान में रखूंगा, लेकिन गिरिजा को काम से मत निकालो। उसका बच्चा आने वाला है इस दुनिया में, और इन प्रेगनेंसी के हालत में उसे भी तो पैसे लगते होंगे। तुम तो चुप ही रहो रणबीर, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अरे पागल हो गए हो क्या? तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे वो गिरिजा इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी है और उसके पेट में तुम्हारा ही बच्चा है। नॉनसेंस कहीं के। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सौम्या? मैं उसकी फिक्र केवल इंसानियत के नाते ही करता हूँ और कुछ नहीं। अपने दिमाग से ये सारी घटिया बातें निकाल दो और अपनी सेहत पर ध्यान दो। हो गया तुम्हारा? ज्यादा मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। और तुम आज मेरे साथ बिल्कुल नहीं सोओगे। बाहर हॉल में जाकर सो जाओ, फिर चाहे तुम फर्श पर सो या फिर सोफे पर, नहीं तो सीधे रास्ते पर जाकर सो जाओ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज रात मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी है। सौम्या की भड़ास कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और इसी वजह से वो गुस्से में अपने अगले रूटीन चेकअप के लिए रणबीर को बिना बताए ही चली जाती है। और सौम्या जब डॉक्टर के केबिन के बाहर बैठी होती है तभी वहां पर एक नर्स आ जाती है। और सौम्या जी, कैसी है गिरिजा? अब कल ही आए थे रणबीर सर और गिरिजा। अब गिरिजा माँ जो बनने वाली है उनके बच्चे की, उनका जरा अच्छे से ख्याल रखना। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? गिरिजा के पेट में रणबीर का बच्चा है? हाँ, मतलब आपको तो पता ही होगा ना। नर्स की बातें सुनकर सौम्या के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो घर जाकर रणबीर को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। सौम्या, आखिर क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? क्यों मारा तुमने मुझे? क्या हुआ है? वाह, ये तुम पूछ रहे हो रणबीर? मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर सकते हो। तुम बहुत बुरे हो रणबीर, बहुत बुरे। अरे लेकिन क्या हुआ है सौम्या बहू? आखिर मेरे बेटे को तूने क्यों मारा? माँ जी, इस नौकरानी गिरिजा के पेट में आपके बेटे का बच्चा है। ये इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। मुझे सब पता चल चुका है। उस नर्स ने मुझे सारी बातें बता दी। क्या? हाँ माँ जी। और रणबीर, तुम चले जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। अभी के अभी निकल जाओ इस घर से। तुम दोनों इस घर में बिल्कुल नहीं रहोगे। और अगर तुम दोनों इस घर से नहीं गए तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। लेकिन अब बस, बहुत हुआ। निकल जाओ गिरिजा, सुना नहीं तुमने? निकल जाओ। फिर सौम्या गिरिजा को धक्का मारकर
घर से बाहर निकालने वाली होती है कि तभी गिरती हुई गिरिजा को रणबीर बचा लेता है। गिरिजा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं लगी तो नहीं? नहीं छोटे साहब, मैं ठीक है। अरे सौम्या, आधी अधूरी बात सुनकर आ रही हो तुम। अरे तुम्हें पता भी है क्या पूरी बात क्या है? गिरिजा के पेट में मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी बच्चा है। ये हमारे बच्चे की सरोगेट मदर है, यानी इसकी कोख में हम दोनों का अंश है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हाँ माँ, ये बात मैंने सौम्या और आपसे दोनों से छुपाई है। सौम्या को यूं डिप्रेशन में जाते देखकर मुझे बहुत दुख होता था, इसीलिए मैंने ये सरोगसी का रास्ता चुना। और सरोगसी के लिए गिरिजा से ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं था। ये हमारी नजरों के सामने ही रहती है, इसीलिए ज्यादा चिंता नहीं होगी। और ये सोचने के बाद ही मैंने इसे अपने बच्चे की सरोगेट मदर के लिए चुना है। छोटे साहब को यह डर था कि आप दोनों सरोगसी के खिलाफ जाओगे और साथ ही मेरे को सरोगेट मदर बनने ना दोगे, इसीलिए उन्होंने आपसे ये बात छुपाई। बाकी कोई बातिच नहीं थी। आई शपथ। अब सारी सच्चाई जानने के बाद में सौम्या को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो गिरिजा को अपने गले से लगाती है। मुझे माफ कर दो गिरिजा, मुझे सच के बारे में पता नहीं था। मैंने तो नर्स की आधी अधूरी बात सुनी और ऐसे ही वहां से चली आई। माफ कर दो रणबीर, तुमने मेरे बारे में, मेरी खुशी के बारे में इतना सोचा, वही काफी है मेरे लिए। गिरिजा की कोख में हमारा बच्चा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं बहुत खुश हूँ रणबीर, अब फाइनली इस दुनिया में हमारा बच्चा आने वाला है। हाँ बेटा, भले ही बहू की कोख से ना सही, लेकिन तुम दोनों का अंश, मेरा पोता या पोती इस दुनिया में आने वाला है। धन्यवाद गिरिजा, अपनी कोख देने के लिए। और इस तरह अंत में उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और सौम्या और बाकी घर के सभी लोग गिरिजा को घर में ही रहने के लिए कहते हैं और उसकी खूब अच्छे से देखरेख करते हैं। जिसके बाद 9 महीने पूरे होने पर वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और पूरा घर खुशियों से चहक उठता है।